इन बच्चों, कल हम लोगों ने कल तक पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता आईवीसी के बारे में बहुत सारा अध्ययन किया और हमने एक चीज़ देखी कि किस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में एक विकसित सभ्यता के रूप में हमने अध्ययन किया और वहाँ पर सारा कुछ वह सोच सकते थे जो वो आज के समय में भी हम सोच नहीं पा रहे। एक बृहद आर्थिक स्थिति, एक बृहद व्यापार, एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था, लेकिन कहीं पर भी युद्ध का कोई लेना देना नहीं। लेकिन सोचे जरा कितनी शांति, कितनी बढ़िया व्यवस्था रही होगी उस समाज की, जिस समाज में कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई युद्ध के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। चलिए अब इस सभ्यता की समाप्ति की बात करते हैं। कहते हैं कि बाढ़ के कारण सभ्यता समाप्त हो गई, कोई कहता है कि आर्यों ने आक्रमण के द्वारा इस सभ्यता को समाप्त करता, कोई कह दिया कि प्राकृतिक संतुलन के कारण समाप्त हो गई। देखिए इसके बारे में कोई भी स्पष्ट मत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पेपर में आता है, क्वेश्चन पेपर में, तो आपको जवाब देना होगा कि यह सभ्यता समाप्त हुई है बाढ़ के कारण। लेकिन जहाँ तक बात है कि आर्य भारत में आए और उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त किया, तो ध्यान देने वाली बात है, अगर आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त किया था तो आर्यों को एक नगरीय सभ्यता छोड़कर एक ग्रामीण सभ्यता में झोपड़ी में आने की आवश्यकता नहीं थी। वो वहीं बस जाते, एक विकसित सभ्यता उनके पास थी, वो क्यों आते यहाँ जंगल में रहते आके। इसका मतलब है कि ये कहना सही नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त करने का श्रेय आर्यों को है। चलिए अब आर्य भारत में आए, मध्य एशियाई क्षेत्रों से, हिंदुकुश पर्वत के क्षेत्रों से जब भारत में प्रवेश करना शुरू किया तो ये सारे लोग भारत में अपना विस्तार करने लगे। तो इनका पहला विस्तार का क्षेत्र सिंधु नदी से लेकर सरस्वती नदी तक इनका प्रभाव क्षेत्र शुरू हुआ, इन्होंने अपना बसना शुरू किया। इसके बाद ये लोग सरस्वती से लेकर द्रशदशी नदी, ध्यान रखिएगा, द्रशदशी नदी तक इन लोगों ने अपना प्रसार करना शुरू किया और ये पूरे के क्षेत्र में ही इनकी सभ्यता विकसित होना शुरू हो गई। लेकिन ये बेचारे थे तो पशुपालक, कृषि का इनके पास ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं था, तो पूरा जीवन इनका पशुपालन के ही पर निर्भर था। तो ये ज़्यादा अपना दिमाग न लगा के पशुपालन पर ध्यान लगाते, लेकिन धीरे धीरे ये घाघरा नदी तक से व्यास नदी, जिसे विपाशा कहते थे, ऐसे ही परुष्णी, ढेर सारी नदियों को क्रॉस करते और पूरे उत्तर भारत में इनका प्रभाव फैल गया और इसी पूरे क्षेत्र को कहा गया आर्यावर्त। इस प्रकार आर्यावर्त में आर्यों का विकास प्रारंभ हो गया। चलिए ये एक पशुपालक प्रजाति के लोग थे, इनको जितना कुछ इनका केंद्र बिंदु होगा वो पशुपालन के आसपास होगा। तो ये लोग कहाँ से आए, तो सब बाल गंगाधर तिलक साहब कहते हैं कि ये लोग उत्तरी ध्रुव से आए, दयानंद सरस्वती कहते हैं कि ये तिब्बत से आए, मैक्स मूलर कहता है कि ये मध्य एशियाई क्षेत्रों से आए, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि कहाँ से आए थे यह आर्य लोग। चलिए अब भारत में किसी भी सभ्यता का अध्ययन करने का सबसे आसान तरीका है कि हम कुछ चीज़ें ध्यान दें। उनकी सामाजिक स्थिति क्या थी, उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी, उनकी राजनीतिक स्थिति क्या थी, उनकी धार्मिक स्थिति क्या थी और उनका विस्तारवादी नीति क्या थी। इससे हम आसानी से जान सकते हैं कि वो सभ्यता का प्रभाव कैसा होगा। तो हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो वैदिक कालीन सभ्यता 3 भागों में पढ़ेंगे, पूर्व वैदिक कालीन, मध्य वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन। तो आज हम बात करते हैं पूर्व मध्यकालीन पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में। चलिए पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता लगभग 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के आसपास फैली। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले, और एनो डोमिनी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाओं का विवरण। तो हम बात कर रहे हैं बीसी के बारे में। सबसे पहले हम पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता में उनकी हम सामाजिक स्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं। तो उनकी सामाजिक स्थिति जानने से पहले हमें जानना होगा समाज वास्तव में सामाजिक संबंधों का जाल है और यह सामाजिक संबंधों का जाल उनके लिए परिवार से बड़ा कुछ नहीं था। परिवार ही उनकी समाज की सबसे छोटी इकाई थी और वहाँ पर एक बृहद परिवार जिसे बृहदथा कहा जाता था। बृहदथा का मतलब होता था जितना बड़ा परिवार उतना ज़्यादा सम्मान। इसका मतलब वो लंबे परिवार बनाते, बहुत बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे और पितृसत्तात्मक परिवार थे। जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी, वहीं आज जो पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता है यह एक पितृसत्तात्मक थी और यहाँ पर पिता जो मुखिया होता था उसे कुलव कहा जाता था। इसके बाद वहाँ इस सभ्यता में वर्ण का बारे में पता चलता है। वर्ण का अभिप्राय होता है कि जाति के आधार पर वर्ण का निर्धारण यहाँ नहीं मिलता, यहाँ पर कर्म के आधार पर मिलता है वर्ण का विभाजन। सबसे पहले ध्यान देना, वर्ण का अभिप्राय वहाँ पर था कि एक व्यक्ति उसी परिवार का हो सकता है कवि हो, एक उसी परिवार का व्यक्ति शूद्र का काम करता हो, साफ सफाई काम करता हो, एक कुछ और काम करता है, यानी एक ही परिवार में चारों वर्ण हो सकते हैं।
एक जगह पर लिखा गया है कि मेरे पिता कवि हैं, मेरी माँ आटा चक्की में काम करती है, मेरा भाई साफ सफाई का काम, यानी एक ही परिवार में जो जिसका कर्म होगा उसी आधार पर उसकी जात वर्ण का निर्धारण हो जाता था। यानी यहाँ जाति के आधार पर वर्ण का निर्धारण नहीं था। यहाँ पर जो स्त्रियों की दशा थी बहुत बढ़िया थी, और यह दशा स्त्रियों के धीरे धीरे, सोचिए आज भी स्त्रियों की दशा वैसी नहीं जैसे कि पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता में थी। इस सभ्यता में स्त्रियों को यज्ञ करने का पूरा हक था, उनको संपत्ति पर पूरा अधिकार प्राप्त था, लेकिन राजनीति में उनको हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। ध्यान रखिएगा, उपनयन संस्कार भी था, यानी मुंडन कराती थी वहाँ की महिलाएं, और वहाँ पर महिलाएं यज्ञ की वेदियों पर बैठकर पूजा करती थी। शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार था। उम्र की जो शादी की उम्र थी 16 वर्ष से, यानी महिलाओं की स्थिति बहुत सशक्त अवस्था में थी। आर्य जो लोग थे, जो पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता थी, इसके लोग बहुत ही अच्छे वस्त्रों का प्रयोग करते थे, शाकाहारी मांसाहार दोनों का उपयोग करते थे। 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे, वाश, अधिवास और उष्णीश। वास का मतलब होता है जो कमर के नीचे पहने जाते हैं, अधिवास कमर पे, और उष्णीश पगड़ी को कहा करते थे। और यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा सामाजिक रूप से उद्वेलित रहते थे, क्योंकि अपने को बचाए रखने के लिए युद्ध करने पड़ते थे। बात करते हैं हम राजनीतिक जीवन की। तो पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता में राजनीतिक जीवन कबीलों में, छोटे छोटे कबीले, पहले गांव छोटे छोटे कस्बे कबीले बनना शुरू हुए, फिर थोड़ा विस्तार हुआ, और ये विस्तार होकर छोटे छोटे कबीलों के रूप में ये निर्मित हुए। तो 5 कबीलों का एक समूह होता है, जिसे हम पंचजन्य कहते थे। उन 5 समूहों कबीलों को अनु, द्रोह, पुरु, तुर्वस और योद्ध। ध्यान रखिएगा, यहाँ पुरु को ध्यान रखना है। पुरु यही आगे जाकर कुरुवंश बनेगा, जिसको हम बात करेंगे। महाभारत इस समय आ रही टीवी पे, आप देखिएगा उस पर कुरुवंश के बारे में चर्चा हो रही है। तो अभी हम यहीं से जोड़ के आपको पढ़ाएंगे कि वो कुरु आए कहाँ से थे। तो वहाँ पर कबीले में रहने वाले लोगों को जन कहा जाता था। वहाँ पर जो ग्रामीण इकाइयाँ थीं वो ग्राम, वेश और कुल, जन, इनके रूप में विस्तृत थे। सबसे था ग्राम, फिर था वेश, फिर जन। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था, वेश के मुखिया को विशपति कहा जाता था, और जन के मुखिया को राजन कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, इसको राजा की समिति को चलाने के लिए एक सभा, समिति और गण, इनकी रचना की जाती थी। समिति जो थी वो सामान्य या आम लोगों का एक समूह होता था। सभा यानी कुलीन लोगों या श्रेष्ठ लोगों का समूह हुआ करता था। जो गण था वो कुलीन लोगों का समूह था। और जो विदत था, विदत वास्तव में जो लूटा गया धन, जो कबीले को आसपास लूटा जाता था, उसका संग्रह का बंटवारा करने के लिए समिति बनाते, उसे विदत कहा जाता। ध्यान रखिएगा, समिति और विदत में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति हुआ करती थी। उस समय जब कबीले हुआ करते थे तो उनको आय का साधन केवल और केवल गाय हुआ करती थी, क्योंकि ये गाय के लिए ही युद्ध, यहाँ जितने युद्ध होंगे गाय को लेकर, क्योंकि गाय को धन के रूप में माना जाता था। और इस दौरान गायों के लिए जब युद्ध होता था तो एक युद्ध हुआ दासराग युद्ध। ध्यान रखिए, दासराग युद्ध, राजा भरत के वंशजों का वंशज था सुदास, और एक कबीला था पुरु। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसे दासराग युद्ध कहते हैं। और इस दासराग युद्ध में हार गए कौन? पुरु, और जीता कौन? सुदास। और जब सुदास जीता तो मजबूरी में उन दोनों को आपस में मित्रता करनी पड़ी, और एक नए वंश का जन्म हुआ जिसे कहा जाता है कुरुवंश। इसी कुरुवंश को लेकर हम आगे महाभारत के बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो इस प्रकार एक नए वंश की उत्पत्ति हुई, से इनके समय में आभूषणों को निष्क कहा जाता था, और कभी कभी व्यवसाय के लिए आभूषण का भी उपयोग करते थे। ये अपने जो राजनीतिक जीवन में था, इन्हें सबसे ज़्यादा ध्यान दिया करते थे इस बात पर कि कैसे पड़ोस के कबीलों को जीतकर ऐसे धनार्जन किया जाए। सामान्यतः युद्ध के लिए गवेश शब्द का यूज होता था, और गव्य, क्योंकि ये लोग संस्कृत भाषा को पूरे समाज में संस्कृत भाषा यूज होती है, तो यहाँ पर जितने शब्द आपको मिलेंगे वो सारे के सारे संस्कृत संलिष्ट होंगे। जैसे अयस, तांबा और कांसा नहीं कहते थे, अयस कहा करते थे। इस प्रकार इनका राजनीतिक जीवन बहुत ही सशक्त हुआ करता था। इसके बाद इनका आर्थिक जीवन, अर्थ के लिए कहा जाए तो इनके लिए सब कुछ अर्थ गाय पर था। उर्वरा जमीन को ये लोग क्षेत्र कहा करते थे, और अपनी पूरी इकोनॉमी गाय पर ही केंद्रित, जिसके पास जितनी गाय वो इतना ही धनाढ्य हुआ करता था। भूमि निजी न होकर सामूहिक भूमि हुआ करती, किसी एक के पास नहीं हुआ करती थी। दास प्रथा प्रचलित थी, परंतु दासों का उपयोग किसी बुरे काम में या कठिन कार्यों में न होकर, यानी उनको घरेलू कार्य में यूज किया जा सकता है। उनका उपयोग कृषि करने के लिए, उनका उपयोग किसी कृषि या उत्पादन कार्यों में नहीं किया जाता था। साथ ही यहाँ पर एक शब्द आता है वेकनाट, पेपर पूछा गया था। जो सूदखोर लोग होते थे, जो ज़्यादा ब्याज लेते थे, और उनसे लोग डरते भी थे, क्योंकि उनके पास जब ब्याज लेंगे तो ब्याज गाय होगी, तो गायों की संख्या बहुत होती थी, तो अमीर माने जाते थे। तो वेकनाट वो लोग सूदखोर लोग होते थे जो उनको बहुत ज़्यादा ब्याज लिया करते थे।
ऋग्वेद में पूरे वैदिक कालीन सभ्यता में एक ही अनाज की उल्लेख मिलेगा, वो है यौ। आज की भाषा में उसे कहते हैं जौ। वहाँ का पसंदीदा जो जानवर था वो था घोड़ा। क्यों? युद्ध करने के लिए घोड़ा चाहिए, गमन के लिए घोड़ा चाहिए। मैंने आपसे कहा था जब पहिए का आविष्कार सिंधु घाटी सभ्यता में हो चुका था, यानी इनको रथ बनाने की जानकारी रही होगी। इसके बाद बात करते हैं धार्मिक जीवन की। तो ध्यान रखिएगा, प्रारंभ में पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता पूरी एकेश्वरवादी है, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते इतने देवताओं के बारे में जानकारी हो जाती है कि सारे के सारे बहुदेववादी हो जाते हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो उल्लेख मिलेगा वो इंद्र का मिलता है, जिन्हें पुरंदर कहा जाता है। इंद्र को सभी देवताओं का राजा कहा जाता है और उनके बारे में सबसे ज़्यादा स्तुतियाँ 250 स्तुतियाँ इंद्र के बारे में लिखी। इसके बाद नंबर आता है अग्नि का। अग्नि के बारे में 200 स्तुतियाँ लिखी गई हैं और ये सारी की सारी माना जाता है अग्नि जो है वो मध्यस्थ देवता होते हैं। अगर हम अग्नि में कुछ भी आहुति देंगे तो वो सीधा किसको पहुँचेगी? भगवान को। इसीलिए मध्यस्थ देवता के रूप में इनको ध्यान रखिएगा। वहाँ देवियों के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता। और निष्क जो होते थे वो सोने के आभूषण होते थे। सामान्यतः वहाँ पर विवाह की उम्र 16 वर्ष हुआ करती थी। दूसरा, यहाँ पर बहुत सारे देवताओं का काम विभाजन किया गया था, जैसे चिकित्सा अश्विन का, वर्षा पर्जन्य का, मित्र उगता सूरज का, सविता यानी गायत्री, आप जानते हो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया, उसका उल्लेख मिलता है चमकते सूर्य के रूप में, मरुत आंधी के रूप में, सोम वनस्पति के रूप में, पशु या शूद्र पूषण का। ध्यान रखिएगा, प्रारंभ में पशुओं के देवता को पूषण कहा गया, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते पूषण शूद्रों के देवता के रूप में जाने लगते। और जो सरस्वती नदी थी, जिसे हमने भी आपसे कहा था, उसे सरस्वती नदी का आभासी रूप लेकर विद्या की देवी के रूप में स्थापित किया जाता है। इस प्रकार हम पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता में देखते हैं कि उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारा जीवन बहुत सशक्त रूप से बढ़ रहा था। लेकिन जहाँ पर उत्तर वैदिक कालीन में लोहा आएगा, वहाँ पर युद्धों की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। अभी युद्ध करना इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि आगे होने वाला है। यानी पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता अभी थोड़ी थोड़ी शालीन सभ्यता कही जा सकती, लेकिन आगे हमें इसको भी शालीन नहीं, अभी बहुत बुरे रूपों में आएगी, यानी लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो जाए। क्यों? अभी तो लोहा आया ही नहीं। हाथ में लोहा आते ही मैंने कहा था ना, दिमाग ही खराब हो जाता है, और जहाँ दिमाग खराब होता है युद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। फिलहाल अभी जो युद्ध हुए वो आसान छोटे छोटे युद्ध थे, और इन युद्धों के कारण एक हम प्रवेश पा सकते हैं पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता से वैदिक कालीन सभ्यता में। आज फिलहाल इतना ही। नोट्स इसके बाद आपको प्रोवाइड हो जाएगा। फिलहाल के लिए जय हिंद। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं? अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं? झांक ले अपने भीतर, खुद से आप पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच